हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो यहाँ पर हम आज मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आप चाहे आईएससी बोर्ड को बिलोंग करते हो या सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, आप दोनों के लिए ही ये चैप्टर है। एंड ये चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर का आज हम ऐसा रिविजन करने वाले हैं जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके वन गो में क्लियर हो जाएंगे। यस, राइट फ्रॉम द स्क्रैच मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस, जहां पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सम मोर वीडियोस इन दिस सीरीज आर गोइंग टू कम। तो ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिखाई देंगे। ये हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे ऑन माई ऐप कृष्णास क्लासेस। जो स्टूडेंट्स हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हम नोट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। अंडर द ऐप ऑन द लेफ्ट हैंड मेनू बार यू विल सी स्टडी मटीरियल। वहाँ पर स्टडी मटीरियल के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ये नोट्स आप वहां से रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं या बुक से भी आप इसको पढ़ लेते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वली इफेक्टिव। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम वन शॉट में पूरा का पूरा इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर खत्म कर देने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। आ गए हैं अपने नोट्स पे इशू ऑफ डिबेंचर। सो इशू ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले समझिए कि डिबेंचर्स होते क्या है। जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स आर रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट टेकन बाय द कंपनी, ऑल्सो नोन एज बोरोड मनी। देखिए, जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी इज अ बिग फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहाँ पे काफ़ी सारी मनी की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ओल्ड सोर्सेज के अंदर कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर्स का इस्तेमाल करती है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की तरफ भी जाती है। लेकिन हर समय इशू ऑफ शेयर्स नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, एंड हमारी अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ेगी नहीं, गिर जाएगी अगर हमने काफी सारे शेयर्स इशू कर दिए तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोरो करती है मनी। ये बोरोइंग हो सकती है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो। तो ये जो डिबेंचर्स है, ये नॉर्मली पब्लिक एट लार्ज को इशू किए जाते हैं। कंपनी 10 साल, 20 साल, 30 साल इस तरीके के लिए, और कम पीरियड के लिए भी 5 या 6 साल के लिए भी डिबेंचर्स को इशू करती है। एंड ये डिबेंचर्स के कई सारे क्लासेस हो सकते हैं। यहाँ पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है टू द लेंडर ऑफ मनी, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किया गया था, तो 5वें साल में जाके डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया जाएगा। ये रिडम्पशन एक साथ हो सकता है या कई सारे लॉट में हो सकता है। ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर। सबसे पहला बात जो हमको देखनी है वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कितने तरीके के डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो हम बात करें अगर सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर मतलब जिसके पीछे की कोई एसेट मॉर्गेज रख दी गई है, इन केस कंपनी फेल्स टू पे द मनी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो सिक्योर्ड एसेट है, मतलब ये जो एसेट जो डिबेंचर होल्डर्स के लिए रखी गई थी, दैट कैन बी बिल्डिंग, दैट कैन बी मशीनरी और एनी अदर वैल्यूएबल थिंग, उसको सेल ऑफ कर दिया जाएगा एंड डिबेंचर होल्डर के पैसे को वापस कर दिया जाएगा। दिस इज मेड श्योर। देन दूसरे तरह के डिबेंचर हो सकते हैं अनसिक्योर डिबेंचर, या जिनको हम नेकेड डिबेंचर भी बोलते हैं, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी इन डिबेंचर्स को इशू कर दिया गया। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं यहाँ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में हम इनको पढ़ते हैं, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इंडिया में इशू नहीं किए जाते, ओनली सिक्योर डिबेंचर्स आर इशूड। देन होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जिनका की एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कंपनी मेंटेन करती है, और जब भी आप डिबेंचर होल्डर अपना डिबेंचर किसी और को ट्रांसफर करता है या सेल करता है, उसे कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। वहां से कंपनी क्या करती है, पुराने वाले डिबेंचर होल्डर का नाम काट देती है और नए का रख देती है। लेकिन बेयरर डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। बेयरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, बेयरर डिबेंचर्स मतलब दोज डिबेंचर्स जिनको मियर डिलीवरी से ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी रजिस्टर कंपनी मेंटेन नहीं करती है, जिसके हाथ में डिबेंचर गया उसी का डिबेंचर हो गया, जस्ट लाइक अ बेयरर चेक। देन रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब आफ्टर अ फिक्स टेन्योर व्हिच कैन बी 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, समथिंग लाइक दिस, कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ डिबेंचर मतलब मेच्योरिटी पे उनको रिडीम कर लिया जाएगा। इररिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो कि परपेचुअल होते हैं, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। अब बात करें कन्वर्टेबिलिटी की, तो डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, सो इन्हें बोला जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होते हैं वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ डिबेंचर्स। नाउ अगर हम बात करें कि डिबेंचर्स को कैसे कैसे इशू किया जाता है, तो नंबर 1, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश मतलब डिबेंचर जस्ट लाइक शेयर्स जैसे आप करते हैं इशू, पब्लिक एट लार्ज को डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन को भी डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। यहाँ पर जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हम डिबेंचर देते हैं और बदले में हमें मिलता है पैसा। द डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट
par and at premium and at discount also. At par and at premium तो आपको पहले से ही पता है क्योंकि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा. मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इश्यू कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार. और अगर 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 रुपए पर इश्यू किया तो उसे बोला जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट. एंड 100 रुपए का डिबेंचर अगर 110 रुपए पर इश्यू किया जाता है तो उसे बोला जाता है इश्यू एट प्रीमियम. अगेन यहाँ पर दो मेथड हो सकते हैं. या तो आप सारा पैसा एक साथ ले ले, उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर इन लम सम. और अगर आप सारा पैसा एक साथ नहीं लेते तो उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स. ओके, थ्रू वेरियस कॉल्स जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वगैरह. दूसरा मेथड जो डिबेंचर को इश्यू करने का होता है वो होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ये सेम टॉपिक आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा हुआ है. तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि कंपनी डिबेंचर इश्यू तो कर रही है बट उसे बदले में मनी नहीं मिल रही है. तो यहाँ पर बदले में क्या मिल रहा होता है? यहाँ पर बदले में मिल रहा होता है या तो कोई सर्विस जैसे कि प्रमोटर्स की सर्विसेज या फिर अंडरराइटर की सर्विसेज या फिर ब्रोकर की सर्विसेज या फिर उनको उसके बदले में कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कंसिडरेशन की तरह पे किया या फिर कोई फिक्स एसेट का एक्विजिशन के लिए इसे इशू किया गया. थर्ड टाइप ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब कि जब हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो हम एक प्राइमरी सिक्योरिटी देते हैं विच कैन बी एनी ऑफ द फिक्स एसेट एंड साथ ही साथ हम वहाँ पर एक सेकेंडरी सिक्योरिटी टू मेक इट डबली श्योर दैट वी विल बी पेइंग बैक द लोन्स एक डिबेंचर्स को इशू कर दिया जाता है. तो इसे बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी. तो इन तीन तरीके से डिबेंचर्स को इशू किया जाता है स्टूडेंट्स. पहला है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड थर्ड टाइप है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी. तीनों ही टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट है. तो एक बार इन सब की जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम. ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है दिस इज बेस्ड ऑन द जर्नल एंट्रीज. यहाँ पर आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी. साथ ही साथ यहाँ पर आपको अकाउंट मतलब लेजर्स के ऊपर भी ध्यान देना है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है बोथ इन आईएससी एंड सीबीएसई आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे कपल ऑफ जर्नल एंट्रीज करने के लिए पूछा जाता है एंड उसके साथ ही साथ एक अकाउंट भी आ जाता है दैट कैन बी लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट और एनी अदर अकाउंट लाइक दिस इज ऑल्सो आज. देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर थ्रू वेरियस कॉल्स जहाँ पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वगैरह इस तरीके से होता है. तो पहली जो कॉल होती है वो होती है स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. यहाँ पर हम एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ डिबेंचर्स. अगर 10 रुपए की एप्लीकेशन है और लेट से 100 डिबेंचर्स हैं सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके 1000 रुपीज़ यहाँ लिख दिया जाएगा. देन ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है ये टेम्पररी अकाउंट है, हम क्लोज कर देते हैं 2% डिबेंचर अकाउंट में फॉरवर्ड करके. ओके, सो ऑन ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट हम एंट्री पास करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. यहाँ परसेंटेज डिबेंचर हमेशा ये परसेंटेज लिखा होगा प्रीफिक्स दैट इज द अमाउंट ऑफ rate of interest which is being provided on these debentures. Then allotment money अब ड्यू होगी. देखिए जब भी हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है हमेशा एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगी एंड देन एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. लेकिन अब जब अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स हम एंट्रीज पास करते हैं तो पहले ये अलॉटमेंट की एंट्री या कॉल की एंट्री ड्यू होती है एंड फिर उसके बाद पैसा आता है. क्या हो रहा है पहले ना जो इन्वेस्टर है जो आपका डिबेंचर होल्डर है वो एप्लीकेशन दे रहा है, उसने एप्लीकेशन दी, हो सकता है यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, कंपनी उसका पैसा वापस कर दे एंड हो सकता है उसको डिबेंचर मिल भी जाए, इसीलिए पैसा पहले दिया जाएगा. लेकिन अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स ऐसा होगा आप कंपनी उनसे मांगेगी एंड देन डिबेंचर होल्डर्स विल गिव मनी, इसीलिए यहाँ पर ड्यू एंट्री पहले आना शुरू हो जाती है. अब देखिए एंट्री क्या है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट. अगर यहाँ पर प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो इसी के साथ आपकी एक और एंट्री आ जाएगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. एंड दूसरी बात अगर इसे लॉस पर इशू किया जाएगा मतलब डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहीं पर आ जाएगा डेबिट साइड में. तो इनकी एंट्रीज आपको करते समय याद रखना है. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर इन द नॉर्मल केस व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. लेकिन अगर डिबेंचर्स को हमने क्या किया है एट डिस्काउंट इशू किया है तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या यहाँ पर एक अकाउंट ओपन होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, उसे हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर. लेकिन अगर डिबेंचर्स को हमने इशू किया है एट प्रीमियम देन हम एंट्री पास करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने वो अमाउंट जाएगा जो एक्स्ट्रा मनी आप डिबेंचर होल्डर से ले रहे हैं, या फिर हम डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की बात करें जिसे हम डेबिट में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम वो अमाउंट लिखेंगे जितना कम पैसा हम डिबेंचर होल्डर से ले रहे हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल में बाद में क्वेश्चंस करके देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी आपको कुछ बहुत ज़्यादा लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ सो दैट द वर्क गोज फास्टर। चलिए, अब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया। इस अलॉटमेंट मनी को हम क्या करेंगे, इस अलॉटमेंट मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर के बैंक में ले लेंगे, बैंक में ले लेंगे। ट्रांसफर तो हमने पहले कर लिया, ये अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू हुई थी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी मतलब बैंक में आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देन इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पहले करी जाएगी, फिर रिसीविंग की एंट्री होगी। सो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर नॉर्मली प्रीमियम नहीं होता है, जो भी प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कंपोनेंट होता है दैट इज ओवर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली। सो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। देन रिसीविंग द फर्स्ट कॉल के लिए हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसी तरीके से अगर सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल की भी सेम एंट्री आप कर लेंगे। यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया गया है, एबीसी लिमिटेड इशूड 5000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोस। यस, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर द डिबेंचर 100 रुपीज़ का एक है, ठीक है। ऐसे ही इक्विटी शेयर के बारे में अगर कोई मेंशन नहीं होता तो हम उसे 10 रुपये का एक शेयर समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर लमसम में पैसा नहीं मंगाया गया, वेरियस कॉल्स के थ्रू पैसा मंगाया गया है, जिसमें 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पर है, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है एंड 50 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, ऑल द कॉल्स वर ऑल्सो ड्यूली रिसीव पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखिए, पहली एंट्री जो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन करेंगे। 20 रुपीज़ थे, 20 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी डिबेंचर्स आर इशूड बाय कंपनी, 5000 डिबेंचर्स आर इशूड बाय कंपनी। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1 लाख की एंट्री हमने पास कर दिया। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इनटू 8% डिबेंचर अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री में आप देख सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट में इसे क्लोज कर दिया गया। इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट की एंट्री पहले ड्यू होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट विच इज 1,50,000 रुपीज़। ये 1,50,000 रुपीज़ कैसे आया, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5000। 30 रुपीज़ इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड 5000 इज द नंबर ऑफ डिबेंचर। देन इसे हम ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इसे हम रिसीव कर लेंगे इन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सो 1,50,000 रुपीज़ हमें डिबेंचर होल्डर से मिल गए। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी। फर्स्ट कॉल थी एक्चुअली हाउ मच, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5000। सो हम पहले ड्यू करेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर विच इज 2,50,000 रुपीज़ एंड उसके बाद इसे रिसीव करने की एंट्री भी पास कर लिया जाएगा स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन शुरुआत में ये चैप्टर करते टाइम कर लेना चाहिए। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक है स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक भी इस चैप्टर को देखा नहीं था तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि वंस यू स्टार्ट दिस चैप्टर इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप इसे 1-1.5 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं एंड फिर जाके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक किया नहीं था तो करेंगे भी नहीं एग्जाम के लिए, ये वाली अप्रोच मत रखिए, आप इसको आराम से कर सकते हैं एंड इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो सिंपल ही आता है, उसे अटेम्प्ट भी करके आ सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाए तो किस तरीके से एंट्री पास करी जाती है। डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते टाइम सिर्फ हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री जो है वो डिफरेंट होने वाली है। देखिए, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड प्रीमियम वैल्यू व्हिच इज मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 102, 103, 105, 110 कितने भी अमाउंट पर अगर इशू कर दिया गया है तो हम उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर इज एट प्रीमियम। तो जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम लिखते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला जाता है। हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, अ कंपनी इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज 20% मतलब 10 रुपये, 100 रुपये का 20% मतलब 20 रुपये के ऊपर इसे हमने क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया है। अब ये देखिए 60 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगे गए यहाँ पे और 60 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। अब दिस इज एन अंडरस्टूड थिंग जो कि हम इशू ऑफ शेयर्स में भी करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार आपको अलग से लिख के बताता नहीं है कि 60 रुपीज़ के अंदर 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के अंदर जो है 20 रुपीज़ SPR का
इंक्लूडेड है। आपको खुद से समझना होगा कि ये जो 60 रुपीज़ है ये 40 + 20 है। क्यों? क्योंकि इसमें 40 रुपीज़ डिबेंचर को बिलोंग करता है एंड 20 रुपीज़ SPR को बिलोंग करता है। एंड उसके बाद लिखा है ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब फॉर द मनी एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव। तो एंट्री पास क्या होगी? पहली वाली एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे हम। देन सेकेंड एंट्री में हम डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे परसेंटेज डिबेंचर में 3 लाख रुपीज़ से। एंड देन थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ आप लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे आप 3 लाख रुपीज़ से, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 5000। लेकिन डिबेंचर को हम लोग सिर्फ 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बिकॉज ओनली 40 रुपीज़ बिलोंग टू 10% डिबेंचर, रिमेनिंग 20 रुपीज़ बिलोंग्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ये हो गया 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट की मनी अब हमने रिसीव कर लिया है। तो हमेशा याद रखिए ड्यू एंट्री के टाइम में आपको ट्रीटमेंट देना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, या अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट का ही। अगर हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पे किया है तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को इश्यू करेगी एट डिस्काउंट। प्रीमियम पे तो समझ में आता है कि कंपनी जो है अच्छी खासी कंपनी है और यहाँ के डिबेंचर खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड है और वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसीलिए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर दिया जाता है एट प्रीमियम। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, पूरी इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में चल रही होती है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कंपनी को लोन नहीं मिल रहे होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ बैड क्रेडिट रेटिंग। तो वो डेस्परेटली इन नीड ऑफ मनी होते हैं, उस समय वो कई बार ऐसा करते हैं कि अपने डिबेंचर्स को इश्यू एट डिस्काउंट कर देते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर है उनको ये लालच आ जाए कि देखो ये 100 रुपये का डिबेंचर जो है 95 रुपीज़ में मिल रहा है, हमें फ़ायदा सीधा सीधा 5 रुपये का हो रहा है, क्योंकि कंपनी जब वापस इन डिबेंचर्स को खरीदेगी तो एटलीस्ट एट पार ही खरीदेगी, 100 रुपये में खरीदेगी, हो सकता है ज़्यादा में भी कंपनी और ज़्यादा डायर नीड में है, कहीं से भी उसको मनी नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर सकती है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर कर दे एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम पे उसे रिडीम कर ले। तो इस तरीके से कंपनी को लॉस तो ज़रूर होता है, लेकिन जो उसकी फंड की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अगर कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगे देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट या फिर कोई उनका बिजनेस जो है कंटिन्यू करना है। इसीलिए कई बार डेस्परेट नीड में कंपनी जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट करती है। चलिए, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर करने पे डिस्काउंट पर क्या कंपनी को लॉस नहीं होता? भाई लॉस तो होता है, इसीलिए उस लॉस की रिकॉर्डिंग हमें अलग से करनी पड़ती है और उस लॉस की राइटिंग ऑफ भी करनी पड़ती है। तो जर्नल एंट्री जो होती है वो अगेन हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ होती है। हम एंट्री पास करते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू परसेंटेज डिबेंचर। और इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, मतलब कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम राइट ऑफ कर सकते हैं दो जगह से। इट इज अ कैपिटल लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जा सकता है, या फिर हमारे पास अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो होगा ही हमेशा, अगर हमारे पास SPR है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी इसे राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 5 स्पेसिफिक यूजेस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, उसमें से एक यूज ये भी है, तो हम वहां से भी इसे लेकर के राइट ऑफ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये एंट्री जो है ना आपसे क्वेश्चन में अलग से पूछी नहीं जाती है, लेकिन विदाउट फेल ये एंट्री आपको पास करके आनी होती है, क्योंकि दिस एंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज। तो आप इसे राइट ऑफ करने की एंट्री को करना कभी भी ना भूलें। आपसे क्वेश्चन ये नहीं बोलता है कि राइट ऑफ की एंट्री करो, बट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप हमेशा राइट ऑफ की एंट्री करके आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंपनी इशूड 2009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, पेबल एज 40 रुपीज एप्लीकेशन पे दिए, 50 रुपीज अलॉटमेंट पे दिए, एंड बोला जा रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। ओके, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ₹40 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन अलॉटमेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमसे पूछा गया है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी हमने आप जर्नल एंट्रीज पास कर दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, कैसे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 40, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 80,000 रुपीज। अब देखिए ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंट्री। यहाँ पर हमने एंट्री पास करी है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ये देखिए डिबेंचर हमने कितने पे इशू किए थे? 10% हमने डिस्काउंट पर इशू किए थे। 10% मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था डिबेंचर पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया 20,000 रुपीज, एंड डिबेंचर में जाएगा 1,20,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट एंट्री, इस मनी को रिसीव करने की, याद रखिए 1,20,000 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था। डिबेंचर अकाउंट में 1,20,000 रुपये ट्रांसफर हुआ, लेकिन बैंक में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 लाख रुपीज ओनली। नाउ लास्ट
एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट फेल ये एंट्री पास करी गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कभी भी हमें अपने आप से ये अज्यूम नहीं करना है कि हमारे पास एसपीआर का बैलेंस अवेलेबल है। एसपीआर का बैलेंस अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ही यूज कर लेंगे। देन हम देख रहे हैं नेक्स्ट मेथड जहां पर इश्यू ऑफ डिबेंचर किया गया है एट लम सम, मतलब कि यहां अलग अलग कॉल्स में पैसा नहीं मांगा गया है डिबेंचर होल्डर से। कैसे पैसा मांगा गया है, एक साथ अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ओनली दे आर सपोज्ड टू पे द एंटायर अमाउंट। तब हम एंट्रीज कैसे पास करेंगे, यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पर हमें कंबाइंड अकाउंट ओपन करना होता है विच इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो अगर हमने 120 रुपये मांगे या 100 रुपये मांगे या 98 रुपीज़ मांगे, उसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, एंड देन इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं एंड मनी को सेंड कर देते हैं परसेंटेज डिबेंचर में। देखिए एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड इशूड 1010% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एंड रिसीव द अमाउंट इन लम सम अलोंग विद द एप्लीकेशन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही केसेस को सॉल्व कर लेंगे। तो पहली एंट्री होगी ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज हमने एट पार इशू किया था फर्स्ट केस में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में 1 लाख रुपीस। केस 2 में हमने डिबेंचर्स को इशू किया है एसपीआर पे, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,10,000। बिकॉज हमने 10% प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू किया है तो हम एंट्री पास करेंगे 110 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 रुपीज। सो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट में अब 2 चीजें आएंगी, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर के अंदर आ जाएगा 1 लाख रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपीज विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। सो बच्चों हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। देन अब हम देखने वाले इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कभी ऐसा हो कि हमने डिबेंचर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू किया है, देन इन दैट केस हम क्या एंट्रीज पास करेंगे। देखिए पहली बात तो हमें ये देखना है कि वो कौन से केसेस हो गए जहाँ पे डिबेंचर्स को इशू किया जाता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि जब कैश नहीं आ रहा है, कोई और सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं या किसी एसेट का एक्विजिशन कर रहे हैं या किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। देन एंट्रीज होती है, फर्स्ट इज फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। यहाँ पर 3 केसेस आ सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। सिमिलरली फॉर टेकिंग ओवर अ बिजनेस, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एंड देन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अंडरराइटर्स टू अंडरराइटर्स पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द प्रमोटर्स पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये केसेस हो सकते हैं। नाउ फॉर एक्वायरिंग एन एसेट हम लोगों को क्या एंट्री पास करनी होती है। जब भी हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो हम पहले जो एंट्री पास करेंगे वो हम लोग पास करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का अकाउंट नाम अगर वहां पर दिया गया रहेगा तो हम वेंडर का नाम लिख देंगे, अदरवाइज वी विल राइट हमारा डिबेंचर, हमारा जो वेंडर है वो वेंडर अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमने उसे इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार किया है तो हम सेकंड एंट्री में वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे। कोई कैश वैश आया नहीं, इसीलिए कोई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट वगैरह नहीं खुलता है। याद रखिए यहाँ पर हमेशा हमेशा आपको पहले वेंडर को क्या बनाना है, अपनी लाइबिलिटी बनाना है बाय क्रेडिटिंग हिम एंड देन ओनली आपको वेंडर को डेबिट बना के उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती से एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देते हैं, परसेंटेज डिबेंचर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले आपको एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है वेंडर की एंड वेंडर अकाउंट को फिर आपको क्लोज करना है और फिर डिबेंचर्स को लिखना है। ठीक है, तो अगर आपने डिबेंचर्स एट पार इशू किया है तो सिंपली वेंडर अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, सेम अमाउंट लिख दीजिए परसेंटेज डिबेंचर में। लेकिन अगर प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू किए गए तो एक और अकाउंट साथ में आ जाएगा, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट। सो आप एंट्री पास करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, जिसमें आप लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री सेम रहने वाली है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर आएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इंडियन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया था तो इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट में आप एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि एक तरीके का लॉस होता है इसलिए हमेशा डेबिट में आता है। वहां पे आप लिखेंगे डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड एट दी एंड हमेशा आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जाकर के इस डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्लोज कर देना है।
ठीक है। अब हमारे सामने एक एग्जांपल है यहाँ पर, राम लिमिटेड एक्वायर्ड मशीनरी वर्थ ₹2,70,000 फ्रॉम श्याम लिमिटेड एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट इज टू बी मेड बाय 5% डिबेंचर ऑफ 100 फेस वैल्यू। केस 1 दिया है जब डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए गए, केस 2 दिया गया है जब प्रीमियम पर डिबेंचर इशू किए गए। तो मशीनरी को हमने एक्वायर किया। अच्छा, अब हमेशा इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स का कैलकुलेशन करना होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है परचेज कंसिडरेशन, जिसे हम बोलते हैं पीसी, एंड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, दैट इज आईपी। सो पीसी अपॉन आईपी करके हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये जो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है आपको कॉम्बिनेशन में आ जाए, मतलब कि बोल दिया जाए इतने का हमने कैश दे दिया और इतने का हमने डिबेंचर्स इशू कर दिया, तो हमेशा ये फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर देयर। देखिए इन दिस केस हमने 2,70,000 में मशीनरी परचेज करी थी, तो अगर हम डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करें तो 90 से डिवाइड करेंगे, इन दैट केस आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 3,000, और अगर इन्हीं डिबेंचर को हम प्रीमियम पे इशू करें तो 2,70,000 विल बी डिवाइडेड बाय 120 रुपीज़, 20 रुपीज़ का प्रीमियम ऐड करके, तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे 2250। आप बोथ द केसेस में एंट्री पास कर देते हैं। पहली एंट्री दोनों ही केसेस में सेम रहने वाली है, विच इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्याम लिमिटेड 2,70,000, एंड केस 2 में जो एंट्री रहने वाली है वो है श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, सो 2,70,000 एंड डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा आपके पास 30,000 रुपीज का सेकंड एंट्री में, एंड 2% डिबेंचर हो जाएगा पूरा 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए कैसे आएगा? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर कैसे आएगा? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो हमेशा याद रखो जो वेंडर है उसको तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना प्रॉमिस किया गया था। नीचे डिबेंचर के सामने ज्यादा अमाउंट आ जाएगा बिकॉज हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो वो लॉस को इंक्लूड करके अमाउंट आता है। केस 2 में फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, विच इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, श्याम लिमिटेड अकाउंट 2,70,000, एंड आप श्याम लिमिटेड को डेबिट करेंगे 2,70,000 से, एंड परसेंटेज डिबेंचर में अमाउंट जाएगा 2,25,000 बिकॉज 2,250 नंबर ऑफ डिबेंचर आया था, उसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करके 2,25,000 वहाँ जाएगा, एंड दूसरा अकाउंट आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो 2250 मल्टीप्लाइड बाय 20 किया तो रिमेनिंग अमाउंट जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस जहां पर हमने बिजनेस टेक ओवर किया है, वहां हम एंट्री कैसे पास करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अगर सन्ड्री एसेट अकाउंट हमें जो भी हमने एसेट्स परचेज करी, देखो अब क्या होता है ना, हम अगर किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो एंट्रीज कैसे पास करी जाती है, उस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है वो सारी की सारी एसेट्स हमारी एसेट्स हो जाती है, और उस बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी लाइबिलिटी हमारी हो जाती है। तो हम जितनी लाइबिलिटीज़ हैं सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स को डेबिट कर देंगे, साथ ही साथ उस बिजनेस का नाम अगर दिया गया होगा जिससे हमने खरीदा है, सपोज हम है ABC कंपनी और हमने XYZ कंपनी का बिजनेस खरीदा है, तो XYZ इज आवर वेंडर, उनको भी क्रेडिट कर देंगे जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया होगा क्वेश्चन में उससे। कई बार परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया रहता, देन बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन। कभी कभी परचेज कंसिडरेशन दिया है, एसेट्स का अमाउंट दिया है, लाइबिलिटी का अमाउंट दिया है, फिर भी आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली नहीं कर रहा है। इन दैट केस अगर डेबिट साइड की तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसा दिया हमने गुडविल के लिए, और अगर उल्टा होता है मतलब कि डेबिट का ग्रेटर बैलेंस है और क्रेडिट में आपने कम पेमेंट किया, मतलब ज़्यादा अमाउंट की एसेट्स को एक्वायर कर दिया कम पेमेंट देकर, तो हमें एक तरीके का फ़ायदा होता है, उसे हम बोलते हैं कि कैपिटल रिजर्व हुआ, एक तरीके का कैपिटल गेन होता है, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। तो ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, या एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, जो भी कंपनी, यहाँ पर एसेट एंड गुडविल के बारे में, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वाई लिमिटेड के बारे में बताया गया है। वाई लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 3,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 30,000 ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000। ओके, Y Limited paid the purchase consideration by issuing 12% डिबेंचर ऑफ 100 each at 10% प्रीमियम पे इन्होंने डिबेंचर इशू किया। तो हम लोग जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे उसका फॉर्मूला विल रिमेन सेम, PC अपॉन IP, PC मतलब परचेज कंसिडरेशन, IP मतलब इशू प्राइस। अब देखिए सबसे पहले तो हमको एंट्री पास करनी है, हम सन्ड्री एसेट्स को डेबिट कर लेंगे, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू दिया हुआ था 3,50,000, सन्ड्री लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे विच इज 30,000 रुपीज, एंड लिख देंगे एक्स लिमिटेड का नाम। एक्स लिमिटेड को 3,30,000 से हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, वो जो
जो कि परचेस कंसिडरेशन है। अब नीचे आ गया आपका जो टोटल है 3,30,000 प्लस 30,000 रुपीज़, मतलब 3,60,000। वेरएज आपका ऊपर का जो टोटल है वो आ रहा है 3,50,000 और 10,000 का बैलेंसिंग फिगर है। मतलब यू हैव पेड मोर अमाउंट। 3,50,000 की एसेट के लिए 3,60,000 क्यों पे करोगे? गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हो। तो बैलेंसिंग फिगर से आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है हमारे पास आ गई है गुडविल। तो हमने गुडविल के लिए 10,000 एक्स्ट्रा पे किया। हमेशा ये एंट्री आपकी टैली करनी चाहिए। अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे डिस्चार्ज ऑफ दिस लाइबिलिटी। जो एक्स लिमिटेड को हमने क्रेडिट करके लाइबिलिटी क्रिएट किया था, अब उस लाइबिलिटी को हम करेंगे डिस्चार्ज। तो अब हम एक्स लिमिटेड को डेबिट करेंगे विथ 3,30,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट में लिखेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये डिबेंचर्स कैसे आया ये देखिए, नीचे कैलकुलेशन दिया हुआ है। 3,30,000 को हमने डिवाइड किया 110 रुपीज़ से पीसी अपॉन आईपी करके, तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आए 3,000। ओके, तो इस तरीके से हमने एंट्री पास कर लिया। अब हमारे पास आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर आपको लिख देना है 30,000। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एंट्री पास कर लिया है। अब हम जाते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स। थोड़ी मेरी स्पीड फास्ट है बट एट दिस टाइम यू डू नॉट हैव मच टाइम टू इन्वेस्ट। तो आप इसे पढ़ते समय हम अपने सामने नोट्स खोल के रखिए। प्रेफरेबली है कि आप नोट्स को डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो कर लेंगे तो ठीक है। अभी आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करिए, सिंपली अपनी बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि यहाँ से जितना जल्दी रिवीजन हो जाएगा ना आप फटाफट क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। अगर मैं यहीं पर बहुत ज़्यादा समय लगा दूंगी तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। तो ये जो रिविजन है ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। ये रिवीजन नहीं बोलूंगी मैं, तो एक तरीके से पहली बार ही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रही हूँ। अगर आपने इस चैप्टर को कभी भी नहीं किया है तो भी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। 1 मिनट तो नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया, फ्यू सेकेंड्स का ब्रेक ले लेती हूँ। बोलते बोलते थक गई, थोड़ा पानी पी लूँ। ये मटका बॉटल इज़ वेरी गुड, आई बॉट इट फ्रॉम अमेजॉन। चलो मटका बॉटल का एडवर्टीजमेंट एक तरफ, आ जाते हैं वापस। इश्यू ऑफ डिबेंचर टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? अंडरराइटर होते कौन है? पहले तो ये बात समझ लो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट शायद पता भी हो। अंडरराइटर्स आर दोज पीपल हु प्रॉमिस अस टू सेल अवर शेयर्स। क्या होता है शेयर अवर डिबेंचर्स? क्या होता है, अब जब कंपनीज अपने डिबेंचर्स इशू करती है, उन्हें स्पेशली द न्यू कंपनीज डू नॉट नो कि उनके जितने डिबेंचर्स उन्होंने इशू करे उतने के उतने सब्सक्राइब हो जाएंगे कि नहीं। डर होता है कि कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड वेरियस अदर इंटरमीडिएरीज को अंडरराइटर असाइन कर देते हैं। अंडरराइटर का काम क्या होता है? अंडरराइटर्स अपने क्लाइंट्स को इन डिबेंचर्स को सेल करेगा। ये डिबेंचर्स के लिए भी होता है, शेयर्स के लिए भी होता है, तो मैं वर्ड सिक्योरिटी यूज़ करती हूँ। इन सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा एंड अगर वो सिक्योरिटीज सेल नहीं हो पाई तो वो खुद खरीद लेगा। अब वो अंडरराइटिंग क्या 100% शेयर्स के लिए लेता है? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अगर अंडरराइटर आपने 20% शेयर्स के लिए या सिक्योरिटीज़ के लिए इशू किया है, असाइन किया है, तो वो 20% शेयर्स के लिए जो भी या सिक्योरिटी है या डिबेंचर है उसके लिए गारंटी दे देगा कि ये 20% तो भाई बिक गए तुम्हारे, समझ लो। हम अपने क्लाइंट्स को बेच देंगे। इनकेस हमारे क्लाइंट्स नहीं खरीदते हैं तो हम खुद खरीद लेंगे, लेकिन आपका ये जो 20% है ये पूरा का पूरा गया। अब इसका कुछ भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी कोई अश्योरिटी दे रहा है तो उसका हमें क्या देना पड़ेगा? उसे हमें कमीशन देना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है इशू प्राइस के ऊपर। चलिए, तो अंडरराइटिंग कमीशन क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन इज अ खर्चा। ओके, सो एनी एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड अंडरराइटर्स हमारी लाइबिलिटी बनेंगे। पहले तो पहली एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स एंड देन सेकंड एंट्री में हम क्या करते हैं, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी हमने प्रॉमिस किया है वो देते हैं। और फिर ये जो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट ओपन हुआ है, जो एक्सपेंस है उसे हम जाके क्लोज कर देते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। इस तरीके से हम एंट्री पास कर देते हैं। एक यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राधा Limited issued 2010% debenture of 100 each credited as fully paid to the underwriters for their underwriting services. Pass necessary journal entries. तो 2000 debentures पास किए गए थे। पहली एंट्री हम पास करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स 2 लाख रुपीज एंड देन अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 2 लाख रुपीज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के हम क्या कर देंगे, इस अंडरराइटिंग कमीशन को क्लोज कर देंगे एट दी एंड। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट। देन हम पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस। प्रमोटर्स को जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश,
प्रमोटर्स को क्यों इशू किया जाता है? बिकॉज जब तक कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, ठीक है। जब तक कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, बट एग्जिस्टेंस से आने से पहले उसको काफी सारा काम करना होता है। तो वो सब काम कौन कर रहा होता है? ऑब्वियसली द प्रमोटर्स ऑफ कंपनी विल डू एवरीथिंग एंड देन फॉर देयर सर्विसेज। उनके बाद अब क्या हो गया, कंपनी अलग हो गई और कंपनी के प्रमोटर अलग हो गए, क्योंकि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी क्या करती है, उन्हें कॉम्पनसेट करती है फॉर द वर्क विच दे हैव डन बाय इशूइंग देम सम सिक्योरिटीज। दिस कैन बी द शेयर्स, दिस कैन बी द डिबेंचर्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल सकते हैं इसे, या गुडविल बोल सकते हैं कि इन्होंने इनकॉर्पोरेशन के लिए खर्चा किया या गुडविल जनरेट करी कंपनी की, दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन हो सकता है। टू प्रमोटर्स अकाउंट, देन प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट करके एंट्री क्लोज करी जाती है। देन जैसे कि हमने अंडरराइटिंग कमीशन में देखा था, अंडरराइटिंग कमीशन को क्लोज किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अंडरराइटिंग कमीशन की तरह हम ये जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है उसको क्लोज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट करके। ओके, सो इसका हम अलग से एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना भी इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एक बार यहाँ मेहनत कर लिया, या तो आपने यहाँ मेहनत करनी है या इश्यू ऑफ शेयर में करनी है, दोनों जगह सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है, आप बहुत आसानी से इसे डील कर पाएंगे। चलिए, और ये आता कैसे एग्जाम में, ये किसी बड़े क्वेश्चन के साथ चिपक के आ सकता है, इसके ऊपर बेस अलग से आपके जो आजकल 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर ही पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट टाइप इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास करेंगे, एक एंट्री पास नहीं करेंगे। कोलेटरल होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल यू आर अ कंपनी एंड यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, लेट्स से 5 करोड़ रुपीस का आपने लोन लिया, एंड आपने आप एक एसेट को मॉर्गेज रख लिया, लेट्स से फैक्ट्री बिल्डिंग को मॉर्गेज रख लिया। अब बैंक क्या होता है, बोलता है कि आपकी जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो तो 500 करोड़ की है। अब वो 500 करोड़ में से हम 5 करोड़ का लोन के लिए आपने हमारे पास मॉर्गेज रखा है, आपने कहीं दूसरी जगह भी मॉर्गेज रखा है। अगर डिस्प्यूट हो गया कभी कि हमारा आपने जो है लोन वापस नहीं करा और दूसरी जगह भी कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई, तो वो कब बिकेगी, कब हमारा पैसा आएगा, हम तो बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे, हमको एक और सिक्योरिटी दे दीजिए। तो ऐसे जिसे बोला जाता है सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी ओनली फॉर उनको शांत करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ डिबेंचर्स इशू कर देते हैं कि भाई ये डिबेंचर की तो नौबत तब आएगी जब पहली बात तो हम लोन पे ना कर पाए। हमने अगर लोन ही टाइमली पे कर दिया तो कोई नौबत ही नहीं आएगी। अगर लोन टाइमली पे नहीं भी किया तो पहले तो हमारी जो मेन सिक्योरिटी उसे यूज किया जाएगा वो भी फेल हो जाए, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब जाके कहीं लास्ट इंस्टेंस में ये डिबेंचर्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो ओनली फॉर नेम से हम डिबेंचर्स इशू कर देते हैं कि भाई तू शांत पड़ जा, लोन दे दे हमको। ओके, सो यहाँ पर अगर हम नो एंट्री पास करने का मेथड फॉलो करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी, सिर्फ आप बैंक से जो लोन ले रहे हैं उसकी एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा, इसका डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट ऑल्सो आता है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट के बारे में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर अच्छे से देख लेंगे। सेकेंड मेथड होता है कि हम अगर एंट्री पास कर रहे हैं ऑफ इश्यूइंग दिस कोलेटरल सिक्योरिटी ऑल्सो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो वैसा का वैसा आएगा। देन डिबेंचर सस्पेंस करके एक अकाउंट ओपन करेंगे टू डिबेंचर। क्यों? क्योंकि भाई अब क्या हो रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा, सर्विस भी नहीं आ रही, कोई एसेट भी नहीं आ रही, डेबिट में लिखे क्या, तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हेल्प करता है हमको। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट करके ऐसा करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बता ही देती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती उसे। अगर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगी, ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें ये होगा आपका नोट नंबर, यहाँ आप लिखेंगे इन दिस केस व्हेन यू आर नॉट इशूइंग एनी डिबेंचर, आप लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी में लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, आप सिर्फ 1 लाख रुपए बाहर लिख देंगे। एंड नोट्स टू अकाउंट्स में भी क्या कर देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आप जाके लिख देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर बैंक लोन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिख देंगे ऑफ ₹100 ईच, ऐसा करके आप लिख देंगे बाहर की तरफ। ओके, अब यहाँ बाहर के कॉलम में आप जो लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीज ओनली। सो सिर्फ अंडर ब्रैकेट आपको दिखाना है कि हमने जो बैंक लोन लिया था ये कोलेटरल सिक्योरिटी के थ्रू क्या था, ये सिक्योर था। ये हो गया केस 1 की बात।
लेकिन मैं केस 2 में जो करूँगी, मैं सिर्फ आपको नोट्स टू अकाउंट बना के बता रही हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या डिफरेंस आएगा देखिए। नोट्स टू अकाउंट में जो डिफरेंस होने वाला है, ये होने वाला है कि हम जब लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लिखेंगे एक तो बैंक लोन। ओके, बैंक लोन का अमाउंट जो है हम बाहर लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। दूसरा आप लिखेंगे 10% डिबेंचर, अज्यूमिंग कि हमने 10% डिबेंचर्स इश्यू कर दिए। अब मैं लिखूंगी 1 लाख, लेकिन उसे इनर कॉलम में ही लिखूंगी और यहाँ से माइनस करके बता दूंगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया था, उसे आपने यहाँ पर जाके दिखा दिया। 1 लाख माइनस 1 लाख हो गया, तो बाहर आ गया नील। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ वो डिफरेंट होने वाला है। अल्टीमेटली जो बाहर आने वाला है अमाउंट, दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीज ओनली, जो कि पहले के केस में भी था। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया था। मेन बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज लिखा है, नीचे भी मेन बैलेंस शीट में 1 लाख ही जाएगा, लेकिन जो यहाँ बात हमने अंडर ब्रैकेट लिख के बताई थी, व्हेन यू आर नॉट पासिंग द एंट्री, इन केस ऑफ पासिंग द एंट्री ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, नंबर 2 करके अलग से हेड बनाएंगे, वहां लिखेंगे और नीचे माइनस करके बता देंगे। मतलब बाहर के कॉलम में इफेक्ट आ रहा है नहीं, लेकिन आपको अलग से लिख के बताना पड़ेगा। दिस सिंपल इट इज। ओके, और कुछ भी इसमें यहाँ पर खास नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन करते हैं तो क्या होता है, पहले डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब कि हमने इश्यू किया एट पार एंड रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार ओनली। मतलब ये है क्या, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब होता है कि हमने डिबेंचर्स को इशू किया एंड हम उनको रिडीम करने की टर्म भी अभी बता रहे कि क्या हम एट पार इशू करेंगे, रिडीम करेंगे, रिडीम मतलब बाय बैक करेंगे, क्या हम ऐसा करेंगे कि हम प्रीमियम पे बाय बैक करेंगे। ऑब्वियसली डिस्काउंट पे बाय बैक करने का ऑप्शन कंपनी के पास है तो, लेकिन कोई उसे खरीदेगा नहीं। ओके, चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री पास होती है जब आप इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार कर रहे हैं एंड उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, और कुछ भी इसमें अलग नहीं होता क्योंकि आप डिबेंचर्स को परचेज भी अपने पास कर रहे हो तो पार पे एंड सेल भी पार पे कर रहे हो। अच्छा, ये सारी एंट्रीज कौन से वाले चैप्टर में करनी है मैम, इसी चैप्टर का पार्ट है। कई बच्चों को ऐसा लगता है ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर का पार्ट है, नहीं, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस है वो ये बोलता है कि एक नॉन लॉस है आपको, अगर आप ज्यादा अमाउंट पे डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो आपको तो आज ही पता है, 5 साल के बाद जरूर रिडीम कर ले, लेकिन आपको आज ही पता है कि आप ज्यादा अमाउंट पे रिडीम कर रहे हो तो आज ही उस लॉस की बुकिंग करो और क्या करो, उसे ट्रीटमेंट भी दे दो, मतलब उसे क्लोज भी करो, उसे राइट ऑफ भी करो। सो वही बात हमको यहाँ करनी है। अब देखिए केस 2 में व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, लॉस तो है लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अभी के अभी ही लॉस है, तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट and then debenture application and allotment account debit, discount on issue of debenture account debit to percentage debenture। अब इसमें ये जो discount on issue of debenture account आपने ओपन किया है इसे क्लोज भी करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। थर्ड केस, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, हमने इशू करते टाइम तो ज्यादा अमाउंट में उसे इशू किया, लेकिन जब हम रिडीम कर रहे हैं तो एट पार रिडीम कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन सेकेंड एंट्री के टाइम में आप करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे, एसपीआर आ गया यहाँ पर। देन इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब कि आप जब डिबेंचर होल्डर से वापस डिबेंचर खरीदेंगे तो 100 रुपए का डिबेंचर 110 में खरीदेंगे तो 10 रुपए का लॉस आपके पास होगा, आज ही उसकी बुकिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे इस अकाउंट का नाम जो है डिस्काउंट से चेंज होकर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो दो जगह पे आपको स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं, हम दो जगह पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया वो बता रहा है कितने का लॉस हो गया, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया है ये रिमेन ओपन ही रहेगा, ये लाइबिलिटी जनरेट करी हमने, जब रिडम्पशन करेंगे तो इसको परसेंटेज डिबेंचर के साथ ही साथ क्रेडिट भी कर देंगे, डेबिट भी कर देंगे, ठीक है। देन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केस नंबर 5, जहां पर हम इश्यू भी डिस्काउंट पे करते हैं एंड प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं, दो जगह से लॉस हो रहा है, डबल लॉस हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए का डिबेंचर 95 में एंड परचेज कर रहे हैं 100 रुपए का 105 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डबल लॉस हो रहा होता है। देखिए एंट्री क्या पास होती है,
bank account debit to debenture application and allotment account, then debenture application and allotment account debit, discount on issue of debenture account debit, loss on issue of debenture. अब इसमें आपको एक ही साथ एक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओपनिंग टू अकाउंट विच इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. ओके, इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. So loss on issue of debenture account will be debited to premium on redemption of debenture and to percentage debenture. So दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखकर बताएंगे. लास्ट केस नंबर 6 क्या होता है? When debentures are issued at premium and redeemable at premium. तो इश्यू के टाइम की जो प्रीमियम होती है वो कैपिटल गेन होती है, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. एंड रिडम्पशन के टाइम की जो प्रीमियम होती है वो लॉस है, दैट इज आपका सिक्योरिटी, आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो परचेज करते टाइम आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसके लिए. टू परसेंटेज डिबेंचर, देन दो तरीके के प्रीमियम आएंगे, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ओके, अब इसकी जब राइटिंग ऑफ करेंगे, दिस लॉस की जब राइटिंग ऑफ करेंगे ना, तो आप इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं. ओके, चलिए अब है कॉल्स एंड अरियर्स का पॉइंट. अनदर पॉइंट डिबेंचर्स में कि अगर कभी ऐसा हुआ कि हम लमसम में पैसा ना लेके टुकड़े टुकड़े में पैसा ले रहे हैं और वहां पर लॉस होता है. ओके, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे? लॉस कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री पास करेंगे. कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री कैसे होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप बाय द कंपनी इधर एज अलॉटमेंट और कॉल मनी विच इज नॉट येट रिसीव. तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आपको कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट के साथ बनाना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा. तो अगर हम इसकी एंट्री करते हैं कॉल्स एंड अरियर्स के साथ, ये ऊपर दिया गया विदाउट कॉल्स एंड अरियर्स करते हैं, तो कॉल्स एंड अरियर्स के साथ करेंगे तो एंट्री पास होगी. कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. अगर अलॉटमेंट के साथ ये हुआ है तो, और हमेशा ये बैंक वाली एंट्री के साथ आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट पे 10 रुपये ड्यू था तो एंट्री पास होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. अब जब हम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. क्यों कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट? इतने लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो डिबेंचर अलॉटमेंट. यहाँ पे सेकेंड एंट्री बताई गई है कि अगर ये पैसा बाद में वो कभी वापस कर दे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, इस तरीके से एंट्री आ जाती है. ओके, in the above example, if calls and arrears account is open, journal entries will be passed as follows. डिबेंचर फर्स्ट कॉल बताया गया है यहाँ पे कि डिबेंचर फर्स्ट कॉल थी 2 लाख रुपए की, टू डिबेंचर 2 लाख रुपए. एंड यहाँ पे कोई कॉल्स एंड अरियर्स है. कौन सा एग्जाम्पल है? हमने एग्जाम्पल पढ़ा नहीं था, ये देखिए. फर्स्ट कॉल मनी वॉज ड्यू ऑन for 10,000, 9% डिबेंचर एट ₹20 पर डिबेंचर, बट इट वॉज रिसीव्ड ऑन 9,500 डिबेंचर ओनली. मतलब 500 डिबेंचर होल्डर्स ने क्या कर दिया? यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया. तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख. ये हम ड्यू की एंट्री पास करें तो यहाँ पे तो हम पूरे अमाउंट के साथ करेंगे, लेकिन कॉल्स एंड अरियर्स के लिए यहाँ पर मतलब 500 डिबेंचर होल्डर्स ने क्या किया? 20 रुपए दिया नहीं है. ठीक है, सो 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर कॉल्स एंड अरियर्स हो गया है. कॉल्स एंड अरियर्स बैलेंस शीट में कैसा दिखाया जाता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाया जाता है इसे कॉल्स एंड अरियर्स. ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री कैसे पास होती है? इंटरेस्ट अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो सन्ड्री डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स को क्रेडिट किया जाता है. फिर रिसिप्ट अगर हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर. एंड ये जो अकाउंट हमने ओपन किया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स, इसे जाके हम क्लोज भी कर देते हैं. तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स. सॉरी, कॉल्स एंड अरियर्स यहाँ गया. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये कॉल्स एंड अरियर्स होना चाहिए था, नॉट कॉल्स एंड एडवांस. ओके, सो कॉल्स एंड एडवांस पे तो एक्चुअली हम पे कर रहे होते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स, इस तरह से हम एंट्री पास कर देंगे. ओके, चलिए देन कॉल्स एंड एडवांस की एंट्री क्या पास होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन. कॉल्स एंड एडवांस क्या होता है? अगर किसी डिबेंचर होल्डर ने पहले ही पैसा दे दिया, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट की मनी ड्यू थी और उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया. सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस, ये एंट्री पास होगी. और अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस, रिसीविंग की एंट्री है ये. अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कॉल्स एंड एडवांस टू डिबेंचर कॉल, इस तरीके से. एंड उसका ट्रीटमेंट बताया, यहाँ जा रही है मैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट की एंट्री है. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक, हम उनको पे कर रहे हैं. देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस. ओके, यहाँ की एंट्री में मैं एक चेंज करूँगी.
स्टेटमेंट ऑफ, ये एंट्री जो है इसे चेंज कर लीजिए, इट इज़ द एंट्री वेयर द कंपनी इज अर्निंग एक्चुअली। सो ये जो आपने एंट्री ओपन करी थी, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स यहाँ क्रेडिट किया गया था, अब इसे हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आपका टू स्टेटमेंट ऑफ P&L विल बी क्रेडिटेड। ओके, किस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, ये एंट्री मत देखिएगा, दिस इज रॉन्ग, इट विल बी चेंज। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इंटरेस्ट की एंट्री भी आपको आ गई है समझ में। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये लास्ट टॉपिक देख रहे हैं हम कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए आपको एंट्रीज क्या पास करनी होती है। यूजुअली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली, तो आप इसके लिए क्या एंट्रीज पास करेंगे। When interest is due की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इसे हम पे करेंगे। जैसे जो नाम लिखा होता है ना डिबेंचर्स के सामने 10% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, वहाँ वो लिखा होता है। अगर हाफ ईयरली है तो आप उसे आधा निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा डेट दिया रहता है कि 30 सितंबर को कंपनी पे कर रही है एंड 31 मार्च को पे कर रही है, दोनों डेट्स में ये 2 सेट ऑफ एंट्री आप करेंगे। पहले आप इसे ड्यू करते हैं एंड आप फिर उसे पे कर देते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, सो लेट्स से 10,000 रुपये के डिबेंचर हैं, 10% डिबेंचर एंड 6 मंथली डिबेंचर कंपनी देती है। तो पहले हम 10,000 का 10% निकालेंगे, फिर उसे 6/12 करेंगे, आधा अमाउंट 500 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे एंड फिर सेम अमाउंट 31 मार्च को भी एंट्री करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट ओपन किया है इसे क्लोज भी किया जाता है। क्लोजिंग एक ही बार होगी 31 मार्च को, और कैसे क्लोजिंग होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके, अब टीडीएस के साथ भी आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो अगर टीडीएस के साथ आएगा मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, मतलब डिबेंचर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, ये पे मतलब टैक्स हम काट करके देगी, कंपनी खुद टैक्स काट करके देगी। तो डिबेंचर होल्डर के साथ साथ एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा टीडीएस पेबल। सपोज मैंने बोला 10,000 का डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है और 10,000 के ऊपर अगर 10% टीडीएस लगता है तो डिबेंचर होल्डर के हाथ में जाएगा 9,000 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़ कंपनी विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी तो लिखने वाली है 10,000 ही, लेकिन उस 10,000 में से 9,000 डिबेंचर होल्डर को दे रही है एंड 1,000 गवर्नमेंट को दे रही है, वो टीडीएस पेबल के अंदर लिखते हैं। जब हम पेमेंट करेंगे तो अगेन जो नीचे हमने क्रेडिट किया था डिबेंचर होल्डर एंड टीडीएस को, उसे हम डेबिट कर देंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से एंट्री कर देंगे। एंड एट दी एंड हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या कर देंगे, जाके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोड़ा हुआ है जिसको मैं क्वेश्चंस के साथ कराऊंगी, वो है राइटिंग ऑफ कैसे करते हैं और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। ओके, क्योंकि वो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेक्चर में उसको पार्ट नहीं बना रही हूँ। सो आई होप ये लंबा लेक्चर तो जरूर था, लेकिन इसमें आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया। ना सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट देखे, उस कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे और रिवीजन किया है। यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इसको देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जहाँ पर मैं करने वाली हूँ इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस की सॉल्विंग। स्पीड थोड़ी फास्ट रखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम अब बिल्कुल सर पर है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चंस करने, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एंड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से करके देख लेंगे सो दैट ये इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला जो चैप्टर है इसे आप बहुत अच्छे से कर पाए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, आते हैं वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।